डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कैश बुक, और कैश बुक का आज हम एक और सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये है आपका एयर यानी कि पास पेपर का क्वेश्चन है। 2017 अक्टूबर नवंबर में ये पेपर आया है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर समझा दूँ। On September 1st, 2017, the balance of the bank column in के कैश बुक वॉज 1900 डेबिट। सही, कैश बुक के जो बैंक का कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है $1900। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो डॉलर्स हैं $1900 वो सिर्फ बैंक में है। इसका मतलब कि हमारे पास कोई कैश मौजूद नहीं है, यानी हम कैश में डील नहीं करते। ठीक है। तो मुमकिन है कि ये सिंगल कॉलम या फिर डबल कॉलम जो है वो कैश बुक बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, ठीक है, कैश और बैंक का कॉलम था। मुमकिन है कि यहाँ पर भी एक या दो कॉलम्स बनाए जाएंगे। अब ये पढ़ के पता चलेगा। द ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2017 वर, ये आपके पास सितंबर के मंथ के कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जिन्हें अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रिपेयर द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक फॉर सितंबर 2017। वो उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको सिर्फ बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम बनाना है। तो हमने वही दो कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पर। बैलेंस द कैश बुक, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन बैलेंस ऑन अक्टूबर 1st 2017। ठीक है। ओके। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बैंक का बैलेंस दिया हुआ है $1900। अगर बैलेंस हमारे पास है इट मीन्स के हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है। अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे बैंक में पॉजिटिव यानी प्लस में बैलेंस मौजूद है। तो अगर मेरे बैंक में पैसा रखा हुआ है, प्लस में है अगर वो पैसा, तो कहाँ लिखना चाहिए? वो मुझे अपने डेबिट साइड पर लिखना चाहिए, यानी कि रिसिट साइड पर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा मेरे पास आया है तभी तो रखा हुआ है। तो यहाँ पर डेट डालेंगे आप, क्या है, 1 सितंबर। तो यहाँ पर डेट डालता हूँ September 1। नाम देंगे आप इसे बैलेंस पीडी का, कि ये बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है बैंक के कॉलम में $1900। ठीक है। तो $1900 मैंने यहाँ लग दिया। ठीक है, हाँ सही है। ओके। इसके बाद है September 5, रिसीव्ड एंड बैंक अ चेक ऑफ 830 फ्रॉम सेलो अ क्रेडिट कस्टमर। अच्छा, मैं आगे जो भी कस्टमर या सप्लायर के नेम आएंगे मैं उन्हें सिर्फ फर्स्ट लेटर से प्रोनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बड़े मुश्किल नाम होते हैं यार, इनके लिए नहीं जाते। अब जैसे पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, क्यूइंग्स। बहरहाल, रिसीव्ड एंड बैंक अ चेक ऑफ $830 फ्रॉम सी आ क्रेडिट कस्टमर। आपका कोई क्रेडिट कस्टमर था, आपने उसे चेक रिसीव किया और बैंक बैंक से मुराद है कि आपने उसे बैंक में जमा भी करवा दिया, यानी जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया उसी दिन वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया। ही हैड डिडक्टेड 20 कैश डिस्काउंट, और इस पर जो है वो $20 जो है वो कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट किया गया है। मतलब ये है कि हमें अपने कस्टमर से लेने थे $850। टोटल हमें जो उनसे अमाउंट लेना था वो $850 का अमाउंट लेना था। $20 का हमने उन्हें डिस्काउंट दे दिया और उन्होंने हमें $830 से वो पे कर दिया। कहानी कुछ यूँ हुई है। ओके। तो सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि हमारे कारोबार में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे कारोबार में पैसा आ रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर से हमने चेक रिसीव किया है। रिसीव किया है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो हमें डेबिट या रिसिट साइड पर यानी यहाँ पर लिखना चाहिए। तो डेट क्या बताई गई थी? डेट थी September 5। यहाँ डेट डालता हूँ September 5। ठीक है। और पैसा आ रहा है मेरे बैंक में डायरेक्ट। तो $830 बैंक में आए तो $830 मैंने बैंक में लिख दिया, और $20 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के कॉलम में $20 भी लिख दिया मैंने। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर रीज़न लिखना है कि भाई पैसा कहाँ से आया। इन शॉर्ट, पैसा कहाँ से आया? तो पैसा आया हमारे क्रेडिट कस्टमर से, जिसे हम ट्रेड रिसीबल कहते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर से उधार लेना था। तो उधार लेने के लिए हम क्या लफ्ज़ बनाते हैं? ट्रेड रिसीबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेड रिसीबल के साथ आप कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतर है कि जो नाम दिया हुआ है आप वो नाम लिखें। नाम क्या है? सी। सी फॉर सेलो, CELLO। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास क्रेडिट कस्टमर से जो पैसा आया था वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है September 8, पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक। हमने अपने एक्सपेंसेस पे किए हैं $725 के। पे कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे कारोबार से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट यानी पेमेंट साइड पर लिखना चाहिए। डेट है September 8 की डेट डाल दी मैंने। और बैंक से पे कर रहे हैं, सही है। सारी पेमेंट बैंक के ज़रिए होगी क्योंकि हमारे पास ऑफिस में कोई भी कैश नहीं है। $725 की पेमेंट कर दी। और रीज़न क्या है? रीज़न है जर्नल एक्सपेंसेस, तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक। ओके। उसके बाद 14 सितंबर, फ्रांसिस अ क्रेडिट कस्टमर paid his debt of 2000 by check after deducting a cash discount of 3%। हमारे कोई कस्टमर है फ्रांसिस, डेट डेट कहते हैं उधार को। पेड हिज डेट ऑफ $2000, उन पे कोई उधार था $2000 का, वो उन्होंने पे कर दिया। बाय चेक, चेक के ज़रिए पे किया।
आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। उम्मीद है आपको याद होगा कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, हमने आपको तफसीली तौर पर ये बात एक्सप्लेन की थी। तो कैश डिस्काउंट जो है वो इस पर मिला है 3%। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूँ आपको समझाने के लिए। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर मुझे अच्छा लगता है। ओके, अमाउंट है $2000 का, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि इस पर मुझे डिस्काउंट दिया जाए, तो आपने उसको 3% डिस्काउंट दे दिया। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। जैसे ही आप 2000 का 3% लेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। इट मीन्स कि आपने अपने कस्टमर को $60 का डिस्काउंट दे दिया। अगर आप अपने कस्टमर को $60 का डिस्काउंट दे रहे हैं 2000 के डेट पर, उधार था $2000 का, तो अगर इस पर $60 का आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो इसका मतलब कि आपका कस्टमर आपको $1940 पे करेगा। कैसे? 2000 में से $60 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कस्टमर आपको $1940 पे करेगा। तो कस्टमर से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो इस साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर हमें लिखना चाहिए डेबिट साइड पर। तो यहाँ डेट डालता हूँ सितंबर 14 की, और बैंक में पैसे आ रहे हैं कितने? $1940। बाकी $60 का दे दिया डिस्काउंट। यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम लिखूंगा फ्रांसिस। ठीक, ये 14 हो गई। ओके, उसके बाद है 23। इसमें क्या लिखा हुआ? रिसीव्ड एंड बैंक अ चेक फ्रॉम एलिस अ क्रेडिट कस्टमर $300। आपने फिर से किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया और वो चेक आपने रिसीव करके बैंक में जमा भी करवा दिया। अगेन आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो इसी साइड पर यानी डेबिट साइड पर मुझे लिखना चाहिए। कौन सा था? सितंबर 23। ओके, पैसा बैंक में आया है $300, तो बैंक के कॉलम में लिखा $300, और यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नाम लिख देंगे जिससे आपने पैसा रिसीव किया, एलिस। ओके, सितंबर 23 के बाद मैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैं पहला वर्ड पढ़ चुका था, पेड। ठीक है, 26 में क्या लिखा है? पेड। पेड का मतलब आप पैसा अदा कर रहे हैं, और जब पैसा अदा कर रहे हैं तो कहाँ लिखना चाहिए? हमें ये लिखना चाहिए सर पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। तो ये लफ्ज़ पढ़ के इतनी बात समझ आ गई, बाकी अब आगे क्या होगा वो बात की बात है। पेड अ चेक टू टेंसले अ सप्लायर in full settlement of his account of $3,500 less 2% कैश डिस्काउंट। अगेन आपका कोई सप्लायर है जिसे आपको पे करने थे $3,500। ठीक है, इस पर आपको 2% डिस्काउंट मिला। अगेन 3,500 पर मैं 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ तो शायद ये $70 बनता है, ऐसा मेरा ख्याल है। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा, आपके कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है मुझे बता दीजिएगा। सही है जनाब। तो फुल सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आपका और उसका हिसाब किताब हो गया ख़त्म, यानी कि $70 अब हमें उससे बाद में लेने नहीं है, बल्कि हमें उसे बाद में देने नहीं है, बल्कि उसने हमें $70 का डिस्काउंट दे दिया। फुल सेटलमेंट यानी हिसाब किताब यहाँ पर हो गया ख़त्म। हमें देने थे $3,500, लेकिन $70 का हमें मिला डिस्काउंट। पे कर रहे हैं तो आपके कारोबार से पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड पर लिखना चाहिए। डेट क्या है? सितंबर 26 थी ना? हाँ। और कितने पे किए होंगे? ज़रा मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूँ। 3,500 में से $70 अगर माइनस कर दे तो आंसर कितना आएगा? 3,430। सही, 3430। और बाकी $70 का आपको मिल गया डिस्काउंट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिसको आप पे कर रहे हैं, सप्लायर को पे कर रहे हैं, यानी ट्रेड पेबल था, सप्लायर को पैसा देना था। सप्लायर को पैसा देने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड पेबल, और अगर नाम लिखा हुआ है तो सप्लायर का नाम यानी टेंसले, TANSLEY, टेंसले। उसके बाद 29. The bank returned the check received from Alice on 33rd September as dishonored. Oh my God, ये क्या एक नई चीज़ आ गई है? डिसऑनर्ड चेक। ये डिसऑनर्ड चेक क्या होता है भाई? डिसऑनर्ड चेक का मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं और उसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक वो चेक लेकर रख लेता है और आपको 1-2 दिन का टाइम देता है कि 1-2 दिन के बाद जो है वो, क्योंकि क्लियरिंग प्रोसेस होता है कि चेक जो है वो वेरीफाई होता है कि इस अकाउंट में पैसा है या नहीं है। तो बैंक वेरीफाई करने के बाद ये चेक करता है कि क्या जिसका चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, किसका जमा करवाया था आपने? एलिस का। क्या एलिस के अकाउंट में $300 हैं या नहीं? अगर एलिस के अकाउंट में $300 हैं तो वो एलिस के अकाउंट से आपके अकाउंट में वो पैसा बैंक वाला ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन अगर एलिस के अकाउंट में $300 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, या $300 से कम है, तो बैंक वाला वो चेक जो है वो वापस कर देता है कि भाई ये चेक आप वापस ले जाइए, एलिस के अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। तो जब बैंक वाला चेक रिटर्न कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। अच्छा, रिटर्न करने का रीज़न सिर्फ एक ही नहीं होता कि अकाउंट में पैसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं। लाइक के जो चेक एलिस ने दिया है उसमें साइन डिफरेंस है, या उसमें कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन की गई है, यानी कोई चेंजेस की गई है, या
चेक की जो डेट है वो 6 महीने से ज़्यादा की हो गई है, या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हम इसको तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे, डिसऑनर चेक की क्या क्या वजूहत होती हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस ये समझते हैं कि बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न जो आम तौर पर होता है वो यही होता है कि जिसका चेक है उसके अकाउंट में इनफ अमाउंट नहीं है, यानी जितने का चेक है उतना पैसा मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, या तो या फिर जितना चेक है उससे कम पैसा मौजूद है। यानी कि जैसे 300 है तो मुमकिन है कि आलिस के अकाउंट में $250 हों, $200 हो, $280 हो, लेकिन 300 नहीं है, तो बैंक वाला ये चेक क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, यानी वापस कर देगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई कि बैंक रिटर्न द चेक, बैंक ने चेक जो है वो रिटर्न कर दिया जो आपने आलिस से रिसीव करके जमा करवाया था 23 सितंबर को, यानी कि ये वाला चेक। अब जब आपने डिपॉजिट करवाया था तो आपने उसे लिखा था डेबिट साइड पर। डेबिट पे लिखने का मतलब या रिसिट साइड पर लिखने का मतलब ये है कि आपके बैंक में पैसा आया। क्या एक्चुअली आपके बैंक में पैसा आया? तो इसका जवाब है नहीं सर, हमारे बैंक में एक्चुअली ये पैसा नहीं आया। जब नहीं आया तो ये चेक यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, ये चेक हमें यहाँ से माइनस कर देना चाहिए। अब अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि ये सर ये लिख दिया, गलत लिख दिया, चलो इसको मिटा लेते हैं। एक्सेल में तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि अगर आपको चीज़ें मिटाने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर आप कोई भी चीज़ वक्ती तौर पर शो करेंगे, और जैसे ही आपका मालिक चला जाएगा आप उसे मिटाकर वहाँ पर कुछ और लिख देंगे। तो अकाउंटिंग में रिमूव करने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है या बाद में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकते आप। तो बस यही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी है कि ये चेक अगर बैंक ने वापस कर दिया है क्योंकि पैसा हमारे बैंक में आया नहीं, तो इसे यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। अब रिमूव करने के लिए कोई ऐसा अमल कीजिए कि जिससे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। अभी ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, डेबिट का मतलब है ये रिसिट साइड पर लिखा हुआ है, यानी इन शॉर्ट ये पॉजिटिव साइड पर लिखा हुआ है। अगर मुझे $300 ख़त्म करने हैं तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए, यानी कि क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए, यानी कि पेमेंट साइड पर लिख दीजिए। तो यूँ समझिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो +300 -300 ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए कि बैंक ने ये चेक आपको रिटर्न कर दिया, यानी कि चेक जो आपने कहा कि मेरे बैंक में आया, एक्चुअली ये बैंक में पैसा नहीं आया, तो बैंक से पैसा वापस हो गया। वापस हो गया तो इसे पेमेंट साइड पर शो कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेट डालता हूँ मैं September 29। CO क्या होता है भाई, September 29। और बैंक से $300 रिटर्न हो गए, और किसके नाम पर हैं ये, एलिस के नाम पर, एलिस। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं उठाकर यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ओके, तो यहाँ पर डालता हूँ September 30 की डेट, और यहाँ पर अब मुझे करना है बैलेंस CD। इस तरफ का टोटल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आ रहा है, हाँ जी ये आ रहा है, इधर का भी आ रहा है, इधर का ये आ रहा है, और इधर का टोटल ये आ रहा है। अब दोनों साइड्स बराबर नहीं है बैंक की। ठीक है भाई, तो $4970 मेरे बैंक में आए हैं और $4455 मेरे बैंक से गए हैं। कितने का डिफरेंस है पहले ये चेक कर लेते हैं। इसमें से इसको कर देता हूँ मैं, इसमें से माइनस कर देता हूँ इसको, तो $515 का डिफरेंस मौजूद है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे बैंक में $4970 आए थे पूरे महीने में, और मेरे बैंक से $4455 गए हैं पूरे महीने में। तो आय ज़्यादा हैं गए कम हैं, तो मेरे बैंक में मंथ के आखिर में $515 बचने चाहिए। अगर बच रहे हैं तो यहाँ पर आप जहाँ पैसे कम है वहाँ लिखें, कहाँ पर पैसे कम पड़ रहे हैं, पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर पैसे कम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए $515। अब देखिए दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, डिस्काउंट भी बराबर करना है क्या? नहीं जी, डिस्काउंट बिल्कुल बराबर नहीं करना। रीज़न कि डिस्काउंट अलाउड ये एक अलग नेचर रखता है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड ये अलग नेचर रखता है, ये हमारे लिए इनकम है। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि बैंक एक ही चीज़ है और ये भी बैंक एक ही चीज़ है। तो इसीलिए इन दोनों को आपस में बैलेंस करेंगे, लेकिन डिस्काउंट को आपस में बैलेंस नहीं करेंगे। सही है जनाब। तो मेरे बैंक में महीने के आखिर में $515 रखे हुए हैं। अब यही बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अक्टूबर के महीने में ये बैलेंस, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे अक्टूबर के महीने में ब्रिंग डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, डेट डालता हूँ October 1, बैलेंस BD $515। ठीक है, ओके। ये तो हमारे पास क्या हो गया भाई, कैश बुक। कैश बुक के ऊपर नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, क्या नाम था भाई इसका, KEUNG।
KEUNG, क्यूइंग, वह पता नहीं क्या घटिया सा नाम है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। The books of King shows a total discount received of $275। डिस्काउंट रिसीव ये इसकी बात कर रहे हैं, सही है, लेकिन यहाँ तो 70, ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहरहाल अभी आपको पढ़कर समझ में आएगा। फॉर द 11 मंथ फ्रॉम अक्टूबर 1 2016 टू 31 अगस्त 2017, वो ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 अगस्त 2017 तक जो भी हमने डिस्काउंट रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया है, $275 का डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। ठीक है, कितने महीने में, 11 महीने में। और इसके अंदर ये वाला डिस्काउंट शामिल है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक की आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगस्त तक की। अगस्त तक हमने $275 का डिस्काउंट रिसीव किया है, और ये जो डिटेल है वो सितंबर की, अगस्त के बाद आया सितंबर, यानी इसके बाद की इन्फॉर्मेशन है। तो $275 का ऑलरेडी डिस्काउंट था, पहले से था। अब इस महीने में $70 का मजीद डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक है, कहते हैं आपसे प्रिपेयर द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड September 30, 2017, शो द ईयर एंड ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ज़रा क्या कह रहे हैं आइए समझाते हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ लेकर चलता हूँ मैं। अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना, प्रिपेयर द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट यानी टी अकाउंट, जो कि ये होता है, यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड का उन्होंने हमें अकाउंट बनाने के लिए कहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय नेचर हमारे लिए क्या है, इनकम है। हमें डिस्काउंट मिला है भाई, अगर मिला है तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, हमारी आमदनी हो रही है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। ठीक है, अगर इनकम अकाउंट है तो इनकम का बैलेंस, अगर बैलेंस दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया हुआ है, $275 का हमें बैलेंस दिया गया है। अब अगर $275 का बैलेंस मेरे पास मौजूद है तो ये इनकम का बैलेंस है, और इनकम का बैलेंस किस साइड पर होना चाहिए, इनकम का बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट साइड पर, यानी राइट साइड पर। तो यहाँ डेट का डालूंगा, यहाँ डेट के कॉलम में डेट डालूंगा September 1। September 1 की तो डेट ही नहीं है सर, आपने कैसे डाल दिया। ये जो बैलेंस है ये कब तक दिया हुआ है मेरे पास, ये दिया हुआ है 31 अगस्त 2017 तक दिन तक 31 अगस्त 2017 तक का ये बैलेंस है। अब जो भी 31 अगस्त का बैलेंस होगा वो मंथ का एंडिंग बैलेंस होगा, लाइक दिस, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एंडिंग बैलेंस होगा। अब अगर ये एंडिंग बैलेंस होगा तो अगस्त से निकलकर फिर ये अगले पीरियड में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगस्त से निकल कर कहाँ आ गई है, 1 सितंबर में, तो वही मैंने क्या कि 1 सितंबर में इस पूरे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया, कितना, $275। ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम देते हैं, बैलेंस BD। मंथ का जो बिगनिंग बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस BD। ठीक है जनाब, ये तो अगस्त तक का जो बैलेंस था वो था। फिर इस मंथ सितंबर के महीने में हमारे पास मज़ीद डिस्काउंट रिसीव हुआ, कितना, $70 का। ठीक है, कहाँ ये रहा, $70 का। अब जो $70 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमें यहाँ पर पोस्ट करना है। क्या है ये डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ यानी कि ये हमारी इनकम है, और इनकम किस साइड पर रिकॉर्ड की जाती है, इनकम रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड पर। डेट क्या डालूँ, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है इसके साथ है वो है 26। तो क्या मैं September 26 की डेट डालूँ, तो इसका जवाब है नहीं। आप डेट डालेंगे मंथ की लास्ट डेट। क्यों भाई, रीज़न ज़रा समझिएगा। सपोज़ ये डिस्काउंट रिसीव का नहीं बल्कि डिस्काउंट अलाउड का आपसे अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड कितनी बार है, 2 बार, एक बार 5 सितंबर पर है और एक बार 14 सितंबर पर। तो क्या आप बार बार यहाँ पर अकाउंट लिखते हैं, ये बुक बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ से समरी जो उठाएंगे वो डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट अलग, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड का वो लेजर मांगते हैं आपसे, अकाउंट मांगते हैं, तो आप $20 अलग और $60 अलग नहीं लिखते, बल्कि इन दोनों का सम करके डायरेक्ट $80 यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में यानी अकाउंट में लिख देते हैं। अब जब $80 लिखते तो डेट क्या डालते, 5 या 14, कुछ भी नहीं, ये आप पूरे मंथ का टोटल लिखते हैं, तो मंथ की डेट डालते हैं, मंथ की लास्ट डेट के, मंथ के लास्ट तक ये हमारे पास डिस्काउंट का टोटल है। तो इसी तरीके से फ़िलहाल यहाँ पर एक ही डिस्काउंट है, तो जो भी इसका टोटल है $70, यही $70 जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, $70 क्रेडिट साइड पर। और इसके साथ जो आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे, सॉरी डेट यूज़ करेंगे, वो है September 30। ठीक, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि डिस्काउंट आपने किस बुक से देखकर लिखा है। ये डिस्काउंट आपने लिखा है कैश बुक से देखकर, तो यहाँ लिख देंगे आप कैश बुक। ठीक, अब यहाँ का टोटल कीजिए तो कितना बनता है भाई, यहाँ पर तो शो हो रहा है $345। अब ये $345 क्या करना है, क्या इसका हमें बैलेंस CD करना है, तो वो कह रहे हैं नहीं, इसे बैलेंस CD नहीं करना। क्यों, क्योंकि 12 महीने का पीरियड होता है अकाउंटिंग का, साल के 12 महीने के बाद आपका हिसाब किताब जो है वो क्लोज़ हो जाता है।
तो अगर 12 महीने के बाद ये हिसाब किताब मेरा क्लोज़ हो जाएगा तो इस बैलेंस को मुझे अगले साल ट्रांसफ़र नहीं करना, यानी अगले पीरियड में से ट्रांसफ़र नहीं करना, बल्कि इसे मुझे क्लोज़ करना है। ठीक है, तो अपोजिट साइड पर आकर आप यहाँ पर डेट डालेंगे सितंबर 30 की, मंथ की लास्ट डेट। और कितना डिफरेंस आ रहा है, 345, आप भी लिखेंगे 345। अब दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर है। अब ये 345 कहाँ जाएंगे, ये क्या है मेरे लिए, इनकम है। सही है भाई, इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अभी इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है सर, क्या एक नई भयानक सी चीज़ आप लेकर आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझिए। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने कारोबार की इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं। सारी इनकम उसके अंदर लिखी जाएंगी, सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर लिखे जाएंगे। कोई एसेट उसके अंदर नहीं होता, कोई लाइबिलिटी उसके अंदर नहीं होती, कोई ओनर्स इक्विटी उसके अंदर नहीं होती। वो कहाँ लिखे जाते हैं, वो उसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो उसके अंदर लिखी जाती है। वो क्या चीज़ होती है, वो आप पढ़ चुके हैं, एक सवाल में मैंने पढ़ाया था, बैलेंस शीट। सही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से। वो आगे हम उसे तफसीली तौर पर बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर एक चैप्टर मौजूद है उसका। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जितनी भी इनकम होंगी और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लिखे जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। तो इन्होंने यही कहा था आपसे सवाल में कि किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो बता दीजिए। तो आपने बता दिया कि इसे हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सही जनाब, तो ये हो गई हमारे सवाल की, आई कहाँ चला गया मैं, ये हो गई हमारे सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट। अब आ जाते तीसरी रिक्वायरमेंट। भाई तीसरी रिक्वायरमेंट के लिए फ़िलहाल मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि ये मैं आपको जो है वो सिर्फ लिखवा रहा हूँ, आगे जाकर जब मैं आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं आपको ये बहुत डिटेल में बातें बता दूँगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, सही है, सब डिवीज़न क्या है इसका। सही है, ये सब डिवीज़न क्या होती है, सब डिवीज़न का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, जैसे सेल्स लेजर अकाउंट होता है। सही, इसी तरीके से परचेज अकाउंट होता है, और इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी जर्नल अकाउंट होते हैं। तीन किस्म के आप समझ लिए बुनियादी तौर पर अकाउंट, वैसे तो चार होते हैं, रियल अकाउंट भी होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके अलावा सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो बस यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में, जिनसे हम सामान ख़रीदते हैं, परचेज जिनसे करते हैं, ठीक है, उन्हें हमें पैसा देना है, यानी ट्रेड पेबल, पैसा देना है। तो उनके लिए जो भी हम लेजर बनाते हैं वो कहलाते हैं परचेज लेजर। ठीक है, इसी तरीके से जिनको हम सामान बेचते हैं उनसे हमें पैसा लेना होता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल के लिए जो हम लेजर बनाते हैं वो कहलाता है सेल्स लेजर। सही है जनाब, उधार देने के लिए, परचेज करेंगे तो उधार देना है, उधार देने के लिए जो लेजर बनेगा वो कहलाता है परचेज लेजर। सामान बेचते हैं, बेचने का मतलब है हमें उधार लेना है, ट्रेड रिसीवेबल। उधार लेने के लिए जो लेजर बनाते हैं वो कहलाता है सेल्स लेजर। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं टेंसली, टेंसली कौन था भाई, ये रहा टेंसली। अब टेंसली कौन है, ज़रा ऊपर पढ़ते हैं, 26 सितंबर की डेट देखते हैं, 26। टेंसली को हमने चेक पे किया है, क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसे पैसा देना था, जब भी दे रहे हैं। सही है, तो पैसा देना क्यों था, क्योंकि हमने उसे सामान ख़रीदा हुआ, तभी हम उसे पैसा दे रहे हैं, पैसा देना था। तो उसके लिए कौन सा लेजर बनेगा, उसके लिए बनेगा परचेज लेजर। तो यहाँ पर आप लफ्ज़ मेंशन करेंगे कि टेंसली जो है वो कौन सा लेजर में आएगा, वो जाएगा परचेज लेजर में जाएगा। ठीक है जनाब। अब वैसे तो मैं आपको बहुत डिटेल में ये बातें बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, सब डिवीज़न क्या है बहुत डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, ये सब चला जाएगा आपके लिए नॉमिनल लेजर में चलाएगा। अब ये नॉमिनल लेजर क्या होता है ये मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सही जनाब, तो ये सवाल यहाँ पर हो जाता है कम्प्लीट। कैश बुक के साथ वो आप से किसी भी चीज़ का लेजर पूछ सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का अकाउंट पूछ सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव का पूछ सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड का पूछ सकते हैं, जनरल एक्सपेंस का पूछ सकते हैं, टेंसली का पूछ सकते हैं, अलाइस, किसी भी चीज़ का यहाँ पर, सॉरी एलिस अलाइस कह दिया किसी भी चीज़ का वो आपसे जो यहाँ पर लेजर पूछा जा सकता है, यानी अकाउंट पूछा जा सकता है, जिसका पूछेंगे आपको वो अकाउंट बनाकर दिखा देना है। सही जनाब, तो ये यहाँ पर हमारे पास आज का सवाल हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।